Can a law या law generally be defeated lawfully? क्या कानून को बगैर कोई कानून तोड़े हुए या उसकी अवहेलना किए हुए कानून को तोड़ा जा सकता है? हमारी शिक्षा के दौरान हम लोगों ने हमेशा ये समझा है या हमें समझाया गया है, पढ़ाया गया है कि कानून पूरे समाज का भला देखकर, सोचकर, विचार करके बनाए जाते हैं और उनका पर्पस समाज की बढ़ोतरी का, उसके वेलफेयर का होता है। और ये बात बड़ी मजबूती से फॉलो की जाती है, समझी जाती है कि किसी भी कानून का जो बेस है उसमें मॉरल फाइबर, मॉरल स्टैमिना होना चाहिए, मतलब नैतिक आधार होना चाहिए उसके अंदर। नैतिकता के स्तर पर कानून को पूरी तरह से सुदृढ़, मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग फाइबर होना चाहिए उसका। पर अगर ऐसा ना हो, ये सब सोच समझकर बनाए हुए कानूनों को कानूनी तरीके से ही अगर कोई उसे तोड़ दे या उसकी अवहेलना कर दे, पर नैतिकता के स्तर पर वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल बात बन जाए, ठीक ना निकले, तो 2 साल पहले जब हमारे पिछले जनरल इलेक्शंस हुए थे 2019 में, वहाँ ले जाना चाहूँगा। उसके शीघ्र बाद 5 अगस्त जम्मू एंड कश्मीर में एक तरह से इमरजेंसी सी लागू कर दी गई। वहाँ की जो असेंबली थी, जो स्वतंत्र थी, उसे स्थगित कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। प्रेसिडेंट्स रूल वॉज commissioned in Jammu and Kashmir. The assembly was prorogued. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के शासन के लिए पूरी शक्ति डायरेक्टली हमारी पार्लियामेंट के पास आ गई, यूनियन पार्लियामेंट के पास आ गई। वही कानून बना सकती थी। ये करने के फौरन बाद जो पहला एक बड़ा कदम लिया गया वो था आर्टिकल 370। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 रद्द कर दिया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 एक वो धारा थी जिसके ज़रिए जम्मू एंड कश्मीर की एक स्पेशल पोजीशन, एक विशिष्ट स्थान उसको दिया गया था, जिसके लिए उसके अलग अधिकार थे। वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था यूनियन में। और ये करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि जो कानून पहले से थे उनके अंदर ये बहुत क्लियरली कहा गया था। जब ये संधि हुई थी, जब जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन में शामिल हुआ था 1947 में, 1947 में, तो 370 एंड 35A वो ये बताने के लिए थे उनका अलग स्थान रहेगा, और 370 और 35A इनको तभी मुलतवी किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है या हटाया जा सकता है जब उनके लिए डिसीजन जो लिया भी गया हो पार्लियामेंट में, वो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली उसको कंफर्म करे, उसको रेटिफाई करे, तभी ये हो सकता है। पर जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी वो तो प्रोरॉग कर दी गई, वो काम ही नहीं कर रही थी। तो सारी शक्ति हमारी पार्लियामेंट के पास आ गई। ओके, पर फिर भी आप 370 कैसे हटा सकते थे? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो बहुत बड़ी तादाद से, बहुत बड़े नंबर से बीजेपी का शासन है, तो वहाँ तो कोई मुश्किल नहीं थी। ज़्यादातर कानून हमेशा लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और राज्यसभा का काम ज़्यादातर ये होता है कि जो कानून
लोकसभा में पास हो गए हों, वो अपर हाउस में, राज्यसभा में उन पे चर्चा हो और फिर उन्हें या तो मान लिया जाए या उनमें कोई जो रेटिफिकेशंस हैं या कोई सुझाव हैं तब्दीली के कुछ धाराओं पर या कुछ बातों पर वो लाए जाएं और वो फिर से उसके ऊपर दोबारा वोटिंग के लिए लोकसभा में भेजा जाए। तो राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, बिल्कुल मेजॉरिटी अपोजिशन की थी। ये बड़ा अजीब चीज़ हुई कि ये 370 के बारे में सब ये मान बैठे थे कि 370 तो कभी हटा नहीं सकते आसानी से, बिकॉज राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, वो हर बार उसको खंडित कर देगी। पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर डिस्कस ही नहीं होना था, बट डिस्कस इसलिए हो रहा था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली प्रोरॉग हो चुकी थी। ये सब मैं क्यों उठा रहा हूँ बात, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, बड़ा झकझोर देने वाला वीडियो, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो एक मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उनका था। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब एक भगवा सनातनी संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बड़ा खुल करके ये वीडियो डाला हुआ था कि किस तरह से तनिक भी कानून की अवहेलना ना करते हुए, पूरी जो मान्यता है उनको मानते हुए, किस तरह से 370 पास किया गया चालाकी के साथ में। कैसे किया गया कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया, जिसकी किसी को अंदाज भी नहीं था कि ये राज्यसभा में पेश किया जाए। इस जगह पे थोड़ा सा वीडियो आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो विदेश डेलीगेशन जाते हैं उन डेलीगेशन में मिला जुला डेलीगेशन जाता है और हमारे देश के एमपी इतने जाहिल और इतने अनपढ़ हैं ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, लेकिन हर आदमी को जो बेचारा जीवन में अपने घर से निकल के दिल्ली जिसने ना देखी हो, उससे आप ये कहें कि आपको जाना है डेलीगेशन में और नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसे है इसका अध्ययन करके आना है, और ऐसी डेलीगेशन जाते हैं। 2 महीने पहले उसने 40-45 लोगों को भेजा। उसमें से किसी एक ने कहा कि देखिए ये पहला डेलीगेशन ऐसा हो रहा है कि इसमें कोई रूलिंग पार्टी का नहीं जा रहा। तो किसी ने कहा, तो उसने क्या कहा, देखिए मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। रूलिंग पार्टी के लोग बाहर जाते रहते हैं, उनका मानना है कि विपक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें जाएं। 2 महीने पहले उनको जाने की तैयारी कर दी उसने। अब ये जो गेम खेला गया है ये कमाल का गेम था कि क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी थी राज्यसभा में, तो किसी तरह से वोटिंग के वक्त में ये आवश्यक था कि अपोजिशन के ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ हों ही नहीं, और उन सबको एक कमेटी बनाकर विदेश भेज दिया गया नीदरलैंड्स में पानी की समस्याओं की स्टडी करने के लिए महीने भर के लिए, जो कि इस वीडियो में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब ने आपको बताया है। तो वो सब वहाँ चले गए, उनको कुछ नहीं मालूम। एक तरह से एक प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कि भाई जो गवर्नमेंट साइड के एमपीज़ हैं वो तो जाते ही रहते हैं, इस बार हमें सम्मान करना चाहिए अपोजिशन का, और सिर्फ अपोजिशन वालों को भेजना चाहिए। किसी को किसी तरह का शक नहीं हुआ, सब चले गए। बल्कि यहाँ तक कि जिस दिन वोटिंग होनी थी, जिसका पता सिर्फ हमारे उन साहब को था जो ये पेश करने वाले थे, हमारे गृह मंत्री, तो उन्होंने इसकी भी हवा बिल्कुल नहीं दी कि वो कोई चीज़ पेश करने वाले हैं। वो आए सदन में, राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि वो एक बिल पेश करने वाले हैं और वो बिल 370 से ताल्लुक़ रखता है। तो सब लोगों ने विरोध किया कि अब ये तो कर नहीं सकते आप, ऐसा कोई धारा है ही नहीं। तो एक दूसरा टुकड़ा भी देखें। और राज्यसभा में जब घुसे तो बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि कहानी क्या है ये। जब तक संसद की पटल पे उसने बोलना नहीं शुरू किया तब को पता ही नहीं था कि आज का एजेंडा क्या है। पटल पे रखा, बोलना शुरू किया, बोलते 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 पूरी कहानी ही, और उस पर वोटिंग हो गई।
तो लोगों ने कहा हमें इसका वो नहीं दिया। उसने जितने पुराने बिल पास हुए थे उन्हीं की नज़ीर बनाई। उन्होंने कहा फला बिल हुआ था उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था, फला बिल पास हुआ था उसमें भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था, ये अभी अभी ले लो, पढ़ लो और अभी पास करना है। तो वो जो उल्टे हाथ पे बैठे हुए थे, जो आजकल कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूम रहे हैं, उन्होंने पहली तो उनकी आस्तीन चढ़ाई। उन्होंने कहा आज फंसेगा ये, राज्यसभा में लाया है, यहां तो हमारा बहुमत है। पीछे मुड़ के देखा तो न बहू नजर आ रही थी न मत नजर आ रहा था। बहुत देर तक भौचक के रहे, सोचने लगे ये हुआ क्या है। अब ये एक्सेप्ट तो कर लिया था उन्होंने, कहा कि यहां गिरा देंगे हम और मिल्लत इस्लामिया फिर हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हम तो जीत जाएंगे चुनाव। बहुत देर तक पीछे देखते रहे, प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हो गया। बाहर निकला, उसे तो मालूम था कि लोकसभा में 303 है, वहां तो कोई माई का लाल चैलेंज करेगा ही नहीं हमें। 24 घंटे तक इस देश में सन्नाटा रहा इस बात के लिए कि ये खेल क्या है भाई। तो मैंने कहा दूरदर्शन में एक सीरियल आता था, उस वक्त जब सीरियल आया था तब शायद ये पैदा नहीं हुआ था। उस सीरियल का नाम था कहां गए वो लोग। 24 घंटे बाद पता चला देश को कि हम समझते थे कि 14 में आपने समझदार भेजा, ये तो उससे भी ज्यादा आ गया है। उन्होंने हर तरह से हर पुराने ऐसे जो बिल्स थे उनका हवाला देते हुए, जो राज्यसभा में पहले पेश किए गए थे उसका हवाला देते हुए कहा कि हम यहाँ पेश कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। अपोजिशन को, जैसा कि इस वीडियो में भी बताया, ये पूरा विश्वास था कि भाई यहाँ तो पास होगा ही नहीं, हमारे पास तो हमारे लोग हैं। लेकिन वो ये बिल्कुल भूल गए कि लोग तो गए हुए हैं बाहर, आप उन्हें बुलाएंगे भी तो कैसे। और इसको सब भूल चुके थे कि 2 महीने पहले उन्हें बाहर भेज दिया गया था। अब तो हक्के बक्के हो गए और राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया। और बाहर जब आए तो गृह मंत्री साहब बोले तो उनकी तो बाछें खिल रही थी, क्योंकि लोकसभा में अब जाकर के इसकी पुष्टि होनी है, वहाँ तो प्रचंड बहुमत पहले से था। ये सब हो गया और 370 पास हो गया। और एक तरह से जो बीजेपी ने या उनके समर्थक लोग थे या बीजेपी की जो विचारधारा है उससे विश्वास रखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात हो गई ना यार, देश के लिए अच्छा है, राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र की बात है। पर मैं सवाल उठाता हूँ क्योंकि बात मुझे कचोटती है, मॉरली ये सही था क्या? ये वॉज इट नॉट ए काइंड ऑफ ए ट्रिक्स्टर्स गेम? ट्रिक नहीं थी क्या इसमें? कि चालाकी से बहुत बड़ी तादाद में बहुमत के लोगों को जो राज्यसभा में हैं उन्हें वहाँ से बाहर ले जाया जाए। बल्कि यहाँ तक सोचा गया कि जिस दिन वोटिंग के लिए हम पेश करेंगे उसकी हवा कहीं कुछ एजेंट्स को ना लग जाए, तो उनको भी किसी काम से विदेश भेजा गया 1-2 दिन के लिए, और उनके टिकट इस तरह बुक किए गए कि उनके लौटने की फ्लाइट उस दिन आनी ही नहीं थी, और बिल पास करवा लिया गया। मॉरल फाइबर क्या है? नैतिक आधार क्या है? हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की बात तो भावनात्मक बात है। वो तो फिर राष्ट्र का एक एक व्यक्ति, उसकी भावनाओं की कदर करना ज़रूरी है। हम जम्मू और कश्मीर को समझते क्या है? क्या वो एक सिर्फ भौगोलिक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जिसकी सीमाएं हैं, या फिर उससे ज़्यादा कहीं कुछ है? क्या जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनकी भावनाओं की कदर करना, उनको अपने में मिलाना समझा बुझाकर, क्या वो सही रास्ता नहीं होता? और क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों का मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में पार्टियां भी इस तरह से सोचना शुरू कर चुकी थी। और वाजपेयी जी जब वहाँ गए थे एक बार और उन्होंने कश्मीरियत, मोहब्बत, इस सब की बात की थी, तब उन्होंने बहुतों के दिल जीत लिए थे। तो ये ट्रिक क्यों? ये चालाकी क्यों? और चालाकी के साथ ही हटा दिया गया। पर इस पर नैतिकता का सवाल ही नहीं था, लीगल सवाल भी जाहिर हो गया, बिकॉज इट वॉज नॉट डन इन ऑल ऑनेस्टी। सब मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। एक हिंदू बहुत बड़ी एडिटर जम्मू एंड कश्मीर की ही, वहीं के एक बहुत बड़े अखबार की, वो इस मामले को लेके गई। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया है, सुनवाई भी शुरू नहीं की है।
ये सोचने की बात है। जो लोग कानून में और कानून की नैतिकता में विश्वास करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी आंखें झुकानी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक स्पीच में रिसेंटली कहा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लिए देशवासियों को ज़रा भी अपनी निगाहें झुकानी पड़े। ये एक ऐसा काम है, क्योंकि ये स्वच्छता के साथ, सामान्यता से, खुल करके, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ। ये उसी तरह का काम है जिस तरह से प्रधानमंत्री जब ट्रंप साहब के रहते हुए वहाँ गए थे और बहुत बड़े फंक्शन में उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो भी एक ऐसा वाक़या था, एक ऐसा स्टेटमेंट था जिससे हमारी निगाहें नीची हुई थी। या फिर जब हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब खुल करके ये कहती है कि नाथूराम गॉडसे एक देश प्रेमी था, खुल करके उसकी तारीफ करती है और गांधी जी के बारे में उल्टी बातें की जाती हैं, तब भी हमारी निगाहें नीची होती हैं। 370 के मामले में भी हमारी निगाहें नीची हुई। उन लोगों की जो कानून की जो नैतिकता है उसमें विश्वास करते हैं। या तो ऐसे कानून कर दीजिए कि नैतिकता नहीं रहेगी, पर अगर नैतिकता या सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ इज़ दी सोसाइटी मूविंग, इज़ द सोसाइटी इन ए हेल्दी शेप और नॉट, अगर ये बातें महत्व रखती हैं तो इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। और इस पर जो ये चुप्पी है और चलती चली आ रही है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी शिकायत मेरी हमारे ही भारत की उन दूसरी पार्टियों से है, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो क्यों चुप हैं? क्या ये सबकी साझी चुप्पी है? क्या ये जानबूझकर मिलजुल करके ऐसा वो किया गया कि चुप हो जाओ, उसके बाद बात ही मत करो? क्या इलेक्शंस जीतना, एक सीट जीतना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो मॉरली हमको वीक करती हो चीज़, उस पर हम चुप्पी साध लेंगे? मेरा ये प्रोग्राम इन सारी बातों पर विचार करने के लिए होता है, आपकी दृष्टि उस तरफ खींचने के लिए होता है। मैं सही हूँ या गलत हूँ ये मैं भी नहीं कह सकता, पर यह ज़रूर कहूँगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमें गंभीरता के साथ, गूढ़ता के साथ विचार करना पड़ेगा। दिस मैटर which Mr. Pushpendra Kulshrestha has brought out so brazenly in a video is such a matter which shakes our faith somewhere in our own strength, moral strength. आज के लिए इतना ही. Please share our videos. Our videos raise some question to go deeper, to think about them, and they are for good of us as Indian, as nationalists. Thank you.